गुड डे फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि अगर टू ब्लॉक्स मेरे पास हैं और दोनों पर फोर्स लग रहा है और दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हो तो इनका मोशन कैसा होगा, कब तक ये साथ में मूव करेंगे, कब ये सेपरेटली मूव करेंगे, जब साथ में मूव कर रहे होंगे तो दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, कौन आगे निकलेगा, कौन पीछे रह जाएगा। ये फोर्सेस के लिए हम बार बार चेंज करेंगे और सारे केस समझने की कोशिश करेंगे कि जब दो ब्लॉक्स पे फोर्स लग रहा हो तो फिर इनका एनालिसिस कैसे होता है। तो फॉर फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया हुआ है, ये 2 kg का ब्लॉक है, 3 kg का ब्लॉक। इन दोनों ब्लॉक के बीच में म्यू 0.2 है और ये ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में म्यू 0.1 है। फॉर कन्वीनियंस म्यू एस और म्यू के को सेम लिया हुआ है। 2 kg 3 kg और इसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स और इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने एज केस 1। हमको देखना है क्या होता है, कैन दे मूव टुगेदर या दे विल मूव सेपरेटली, और अगर सेपरेटली मूव कर रहे हैं तो कौन सा ब्लॉक आगे जाएगा, कौन सा पीछे रह जाएगा, तब दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्या होगा, ये सब बातें देखेंगे इस केस में। आपको मैंने बता रखा है, सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि जितने भी सरफेस हमारे पास हैं, रफ सरफेसेस, तो वहां पे रिलेटिव मोशन क्रिएट करने के लिए एफएस मैक्स कितना क्रॉस करना जरूरी है। तो एफएस मैक्स वैल्यू म्यू एन होती है। तो यहां पर अगर मुझे फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है एफएस मैक्स, तो म्यू मेरे पास 0.2 है, एन एन मतलब यहां से नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा। नॉर्मल रिएक्शन वो होगा जितना यहाँ पे वेट होगा। तो मास 2 kg का है, जी को 10 ले लिया तो 20 न्यूटन फोर्स आ गया इस सरफेस के ऊपर, तो 20 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन आएगा। 20 इंटू 0.2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहां पर जो मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स है F1, वो मैक्सिमम कितना होगा, 4 न्यूटन, ये मैक्सिमम की वैल्यू है। इसी तरह से यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, उसके लिए देखना होगा यहां से नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, जितना इसका वेट होगा। तो ये 2 + 3 5 kg, 5 इंटू जी मतलब 550 न्यूटन। तो 50 न्यूटन का वेट आ रहा है इस सरफेस के ऊपर, तो वही नॉर्मल रिएक्शन होगा। 50 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। मतलब यहां पर जो सरफेस है, इस सरफेस और ब्लॉक के बीच में जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो 5 न्यूटन होगा। ये बात हमको समझना है। नाउ ये कर लेने के बाद आपको हमेशा ये चेक करना है दोस्तों कि सबसे पहला केस आपको क्या एज्यूम करना है कि क्या ये दोनों ब्लॉक साथ में चल सकते हैं कि नहीं। देखो, सम टू सम हमारी टेक्निक बदलती है। अब इस सम में दोनों ब्लॉक्स पे फोर्स है, तो हम पहले ये चेक करेंगे कि क्या दोनों ब्लॉक साथ में चल सकते हैं कि नहीं। अगर साथ में मूव कर रहे हैं तो उनका एक्सीलरेशन सेम है, कॉमन है, और अगर एक्सीलरेशन कॉमन है तो फिर मैं दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान लूंगा। तो फिर यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, वो मेरे पास इंटरनल फोर्स हो जाएगा, उसको मैं काउंट नहीं करूंगा टू फाइंड कॉमन एक्सीलरेशन। कॉमन एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम सिर्फ ये देखते हैं कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे कितना है। बिकॉज ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो मैंने इनको एक सिस्टम बना लिया। अब इस सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है वो देखना है। इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो इंटरनल होगा, उसको काउंट नहीं करना है। ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है, और ये जो 5 न्यूटन का फोर्स आएगा यहां पर बैकवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज ये दोनों आगे जाएंगे, तो ये 5 न्यूटन का फोर्स एक्सटर्नल फोर्स रहेगा इस ब्लॉक के ऊपर, यानी कि सिस्टम के ऊपर। तो 20 और 10 30 न्यूटन का फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, 5 न्यूटन का फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में है इस सिस्टम के ऊपर। तो बात ऐसी हो गई, देखिए कि ये मेरे पास 2 kg का ब्लॉक है, मैं 2a लिखता हूं, अंडरस्टैंड भाई 2 kg का ब्लॉक है ए वाला। ये 3 kg का ब्लॉक बी वाला, ऐसी बात हो गई। यहां पर फोर्स 20 न्यूटन का है, यहां पर फोर्स 10 न्यूटन का है, और ये 5 न्यूटन का फोर्स है। दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, कॉमन है ए और ए, ये बात हो गई। तो ए निकालेंगे हम, क्या करेंगे, एफ नेट will be m1 plus m2a. तो f net external 20 plus 10 30, 30 minus 5 25. 25 will be equal to 2 plus 3 kg total mass moving together. तो मेरे पास एक्सीलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो दोनों का एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। नाउ लेट अस चेक ये पॉसिबल होगा कि नहीं। अगर मेरे पास एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, ये अगर मेरे पास 5 है, ये नेट एक्सीलरेशन है, तो इसके ऊपर एफ नेट कितना होना चाहिए, मास इंटू एक्सीलरेशन 10 न्यूटन का होना चाहिए। इसके ऊपर भी नेट फोर्स
कितना होना चाहिए, मास इंटू एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए, 15 न्यूटन का फोर्स होना चाहिए, ये बात हो रही है। तो मैंने पहले कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लिया, उस एक्सीलरेशन से मैंने दोनों पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए ये निकाल लिया। अब अगर मैं चाहता हूं कि नेट फोर्स मेरे पास 10 न्यूटन का हो, ऑलरेडी मेरे पास 20 न्यूटन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, 20 न्यूटन का, मुझे चाहिए खाली 10। इसका मतलब ये हुआ कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन का होना चाहिए, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास 10 आगे की तरफ है, 5 पीछे की तरफ है, मुझे 15 चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मेरे पास है खाली 5 फॉरवर्ड डायरेक्शन में, 10 माइनस 5, मेरे पास 5 है, मुझे 15 बनाना है। तो मेरे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन होना चाहिए, देखो 10 और 10। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स खाली 4 न्यूटन का है, ये 10 न्यूटन का फोर्स हमारे पास आ नहीं सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ब्लॉक्स साथ में मूव नहीं करेंगे। दैट मीन्स अब दोनों सेपरेटली मूव करेंगे और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, इसलिए इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मैक्सिमम होगा, यानी कि 4 न्यूटन का। अब जब साथ में हम अलग अलग मूव कर रहे हैं तो हो सकता है कि ए आगे निकल जाए, बी पीछे रह जाए, या बी आगे निकल जाए, ए पीछे रह जाए। दैट विल डिपेंड अपॉन इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना है। यू कैन नॉट डिसाइड बाय दिस फोर्स 20 10 और ये 20 ज्यादा है तो सर ये आगे निकल जाएगा, ये पीछे रह जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स भी आने वाला है, वो कितना होगा हमको सोचना है, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। तो हमें एजम्पशन करके चलना पड़ेगा, एजम्पशन करके चलना पड़ेगा। तो क्या एजम्पशन रहेगी, देखिए हमने पहले से मान लिया, सपोज हमने मान लिया B गोज अहेड ऑफ ए, ऐसा हमने मान लिया कि B आगे जा रहा है। इसका मतलब यह होगा कि एक्सीलरेशन ऑफ B शुड बी मोर देन एक्सीलरेशन ऑफ A। इसका मतलब यह है, तो B को आगे बना लेते हैं, B इज हेड ऑफ A, तो ये B हो गया 3 kg वाला B, और ये पीछे रह जाएगा तो ये 2 kg वाला है। इसके पास ऑलरेडी 20 न्यूटन का फोर्स है और इसके पास ऑलरेडी 10 न्यूटन का फोर्स है और ये 5 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स है, ये बात हो रही है। अब बिकॉज ये आगे निकल गया है तो इसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ आएगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 4। ये पीछे रह गया तो ये इसको आगे खींचेगा टू अपोज रिलेटिव मोशन, तो ये हो जाएगा 4 न्यूटन का, ये बात होगी। तो इस तरह से मुझे फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन पता चली बाय एज्यूमिंग विच ब्लॉक इज अहेड ऑफ विच ब्लॉक। तो पहले एज्यूम करना पड़ेगा कौन सा ब्लॉक आगे है कौन सा पीछे, उसके बाद आप इस फ्रिक्शनल फोर्स की दोनों ब्लॉक्स पे डायरेक्शन एज्यूम कर पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे। अब देखो अगर ये बात सही है तो 20 + 4 24 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसके पास मास 2 kg का है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स 24 न्यूटन का है, मास 2 kg का है, तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो गया, फोर्स अपॉन मास 24/2, ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके पास कितना फोर्स है, 10 फॉरवर्ड डायरेक्शन में, 5 पीछे और 4 पीछे, मतलब नेट फोर्स कितना बचा, 1 न्यूटन का बचा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, 10 - 5 - 4। फोर्स 1 न्यूटन का, मास 3 kg का, तो एक्सीलरेशन हो गया फोर्स अपॉन मास 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने कहा था ए बी शुड बी मोर देन ए, लेकिन एक्सीलरेशन ऑफ बी कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है, एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, मतलब ए का एक्सीलरेशन ज्यादा आ रहा है। दैट मीन्स हमारी अजम्पशन गलत है, बी कैन नॉट गो अहेड ऑफ ए, इसका मतलब ये हुआ। पलट के देखते हैं, सपोज ए इज अहेड ऑफ बी, तो क्या होगा, देखिए सपोज ए गोज अहेड ऑफ बी, सपोज ए गोज अहेड ऑफ बी, और फिर एक्सीलरेशन ऑफ ए शुड बी मोर देन एक्सीलरेशन ऑफ बी, ये बात हो गई। तो ए आगे निकल गया तो ए को यहां बना लेते हैं, ये 2 kg वाला ए, बी पीछे रह गया तो ये 3 kg वाला बी, इसके ऊपर फोर्स 20 न्यूटन का है पहले से, इसके ऊपर फोर्स 10 न्यूटन का है पहले से, ये 5 न्यूटन का फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड, ये आगे निकल गया तो ये इसको रोकेगा, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन पीछे, ये पीछे रह गया है तो ये इसको आगे खींचेगा टू अपोज रिलेटिव मोशन, तो ये 4 न्यूटन। इस तरह से हमने मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स दोनों ब्लॉक्स के बीच में
उसकी डायरेक्शन डिसाइड की बाय एज्यूमिंग विच ब्लॉक विल बी अहेड ऑफ विच ब्लॉक। तो एज्यूम करने के बाद ही आपको फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन पता चलेगी दोनों ब्लॉक्स के बीच में। रिलेटिव मोशन है ये तो पता चल ही गया है, दे आर नॉट एबल टू मूव टुगेदर। फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो मैक्सिमम, लेकिन किस पे कौन सी डायरेक्शन में लगेगा ये आपको ये एज्यूम करके चल के केस लेके करना पड़ेगा। अब देखो ये 20 है, ये 4 है, तो नेट फोर्स कितना बचा 16 का इसके ऊपर, 20 - 4 16। इसका मास 2 का है, तो इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा ए ऑफ ए दैट विल बी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके पास नेट फोर्स कितना बचा 10 + 4 14, 14 - 5 9, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया, नेट फोर्स 9 है, मास 3 है, तो एक्सेलरेशन हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए शुड बी मोर देन बी, यस करेक्ट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिचुएशन प्रिवेल करने वाली है जब इस पर 20 का फोर्स और इस पर 10 का फोर्स लगेगा। तो जब दोनों ब्लॉक्स पे फोर्स लग रहा हो, हर एक सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हो, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे, आप चेक करेंगे क्या ये साथ में मूव कर सकते हैं कि नहीं। अगर साथ में मूव कर सक रहे हैं तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं कर सक रहे हैं तो आपको केस लेके चलना पड़ेगा। ए अहेड ऑफ बी है या बी अहेड ऑफ ए है, फिर चेक करना पड़ेगा फ्रिक्शनल फोर्स दोनों के बीच में कितना है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये केस हुआ जब मेरे पास 20 न्यूटन और 10 न्यूटन फोर्स था दोनों के ऊपर। अब नेक्स्ट केस लेते हैं, इसको पलट देते हैं, दोनों फोर्सेस को ऊपर लगा देते हैं 10 न्यूटन का और नीचे लगा देते हैं 20 न्यूटन, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये केस नंबर 2 हो गया हमारे पास, यहाँ पे 10 हो गया, अब ये सेकंड सम हो गया आपके लिए और मैंने इसको 20 कर दिया। अगेन पहले चेक करेंगे कि क्या ये साथ में मूव कर रहे हैं कि नहीं जब ये फोर्सेस हैं। तो अगेन एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, ये 10 है, ये 20 है और ये वाला 5 एक्सटर्नल फोर्स है, ये तो इंटरनल फोर्स रहेगा जितना भी होगा। जरूरी नहीं है कि 4 हो, 4 से ज्यादा तो तब होगा, 4 तो तब होगा जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। अभी मालूम नहीं कितना है, लेकिन अगर मुझे कॉमन एक्सीलरेशन निकालना है इफ दे आर मूविंग टुगेदर, सबसे पहले हम ये एज्यूम करेंगे सपोजिंग दे आर मूविंग टुगेदर विद कॉमन एक्सीलरेशन, तो ए और बी की सिचुएशन ऐसे हो जाएगी। ए मेरे पास ऐसे हो गया, ये 2 kg वाला ए हो गया, ये 3 kg वाला बी हो गया, दोनों के पास एक्सीलरेशन सेम है। नेट फोर्स सिस्टम पे कितना हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, ये 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन। नेट एक्सटर्नल फोर्स, यहां का फोर्स काउंट नहीं कर रहा हूं बिकॉज इंटरनल फोर्स है। सिस्टम मान लिया दोनों ब्लॉक्स को, तो आपको मालूम है कि F external will be m1 + m2 into A। F external कितना हुआ 10 + 20 - 5, फिर से 25 आ गया, हमने खाली फोर्स एक्सचेंज की थी, मास टोटल 5 हो गया, 2 + 3 एक्सीलरेशन, तो ये एक्सीलरेशन कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट अस चेक एक्सीलरेशन आ सकता है कि नहीं। इसके ऊपर अगर ये मुझे 5 चाहिए और ये भी 5 चाहिए, तो F नेट कितना होना चाहिए 5 × 2 10 होना चाहिए। इस पर भी F नेट कितना होना चाहिए, एक्सीलरेशन मेरे पास 5 का है, एक्सीलरेशन मैंने बोला 5 होना चाहिए, तो मेरे पास जो F नेट होगा वो कितना होना चाहिए, मास इनटू एक्सीलरेशन 15 न्यूटन होना चाहिए। लेट अस चेक ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं। हम चाहते हैं यहाँ पे 10 न्यूटन का नेट फोर्स हो, यहाँ पे ऑलरेडी 10 का है एक्सटर्नल फोर्स, तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हो तो भी चलेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स को 0 मान लिया दोनों के बीच में। अब अगर यहां से फ्रिक्शन नहीं है तो यहां भी फ्रिक्शन नहीं होगा। देखिए मुझे यहां पे नेट 15 चाहिए, 20 - 5 15 सही है, 15 मुझे मिल जाएगा। दैट मींस इस पर्टिकुलर केस में, इस क्लासिक केस में दोनों के बीच में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है एंड बोथ आर मूविंग टुगेदर विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात है। अब फिर हमें वो केस डिस्कस करने की जरूरत नहीं कि दे आर मूविंग सेपरेटली, बिकॉज हमें मालूम चल चुका है कि इस सिचुएशन में ये दोनों साथ में चल रहे होंगे इतना फोर्स लगने पर, दोनों में कॉमन एक्सीलरेशन 5 का पॉसिबिलिटी है। ये बात हो गई। तीसरा केस ले लेते हैं, फोर्सेस बदलते जाते हैं बच्चों, आपको अलग अलग सिचुएशन में पता चलेगा कि कैसे करना है। तो अब मैं ले लेता हूं 5 न्यूटन और 25 न्यूटन। सपोजिंग मैंने इस पे लगा दिया 5 न्यूटन का और इस पे लगा दिया 25 न्यूटन का। अब देखते हैं क्या होता है। मैं बार बार अलग अलग फोर्स दे रहा हूं, कभी ऊपर कम कभी नीचे कम, इस तरह से, तो आपको पता चले डिफरेंट केसेस में क्या सिचुएशन आएगी। अगेन ये चेक करेंगे सबसे पहले कि दोनों कॉमन एक्सीलरेशन से मूव कर सकते हैं कि नहीं। ये सबसे पहले चेक करना है हमेशा, जब दो ब्लॉक्स दे रखे हो, दोनों पे फोर्स दे रखा हो।
फ्रिक्शन हो चाहे ना हो, लेकिन अगर दोनों में फोर्स है तो पहले हमेशा ही चेक करेंगे, कैन दे मूव टुगेदर। अगेन एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया, 5 + 25 30, 30 - 5 कितना हो गया 25। अगेन मेरे पास ये बात हो गई, ये हो गया 2 kg वाला ब्लॉक, ये हो गया 3 kg वाला ब्लॉक, ठीक है भाई। यहां पे 5 न्यूटन का फोर्स है, यहां पे 25 न्यूटन का फोर्स है, ऐसे बात हो गई। ये 5 न्यूटन का फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन का फ्रॉम द ग्राउंड, एंड दे शुड मूव विद कॉमन एक्सीलरेशन ए, ये बात हो रही है। तो ये कॉमन एक्सीलरेशन कितना आएगा, कॉमन में कैसे निकालते हैं, एफ नेट विल बी इक्वल टू टोटल मास इनटू ए। ये मैं बार बार आपको करके दिखा रहा हूं। एफ नेट कितना बचा मेरे पास, 30 - 5 25 बचा, मास मैंने 5 ले लिया, और ये कितना आ गया मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 5 होना चाहिए और ये भी 5 होना चाहिए। उसकी वजह से यहां पर जो एफ नेट होना चाहिए, 5 2 कितना होना चाहिए 10 न्यूटन मास इनटू एक्सीलरेशन, और इस पर जो नेट फोर्स है वो कितना होना चाहिए 5 × 3 15 न्यूटन होना चाहिए। ये बात हो रही है। अब देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स हो नेट, मेरे पास 5 ऑलरेडी अवेलेबल है, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर मुझे फ्रिक्शनल फोर्स 5 दे दे तो मुझे नेट फोर्स 10 मिल जाएगा। अगर यहां फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन होगा तो यहां भी फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन हो जाएगा। और आप देखिए 25 - 5 - 5 15, ये मेरी जरूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स खाली 4 न्यूटन का अवेलेबल है, 5 का मुझे मिल ही नहीं सकता। दैट मीन्स इस केस में दोनों का साथ में मूव करना पॉसिबल नहीं है। तो हम फिर से वही बात स्टार्ट करेंगे, सपोज ए इज अहेड ऑफ बी, और सेकेंड टाइम सपोज बी इज अहेड ऑफ ए। तो केस 1, सपोज ए इज अहेड ऑफ बी, इस तरह से आपको सबको करना है। ए आगे निकल गया 2 kg वाला ए, बी पीछे रह गया 3 kg वाला बी। इस पर फोर्स 5 न्यूटन का है, ये फोर्स 25 न्यूटन का है मेरे पास, ये 5 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स, ये बात हो गई। अब बिकॉज रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया है तो दोनों के बीच में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। और अब देखिए ये आगे निकल गया है तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ होगा, ये पीछे रह गया है तो ये इसको आगे पुश करेगा ताकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्रिएट ना हो, कोशिश करेगा। ये 4 न्यूटन का। अब देखिए ये 5 न्यूटन और ये 4 न्यूटन, नेट फोर्स मेरे पास कितना बचा, एफ नेट कितना बचा 1 न्यूटन का। तो मेरे पास एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना बचेगा 1/2, कितना हो जाएगा ½ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 25 - 5 20, 20 + 4 24, तो मेरे पास एफ नेट आ गया 24 न्यूटन ऑन दिस ब्लॉक। इसका मास 3 kg है तो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा 24/3, कितना हो जाएगा 8 न्यूटन, 8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 25 - 5 20, 20 + 4 24, नेट फोर्स 24 हुआ, 24 अपन मास, एक्सीलरेशन मिल गया। ए इज अहेड ऑफ बी का मतलब होता है कि एक्सीलरेशन ऑफ ए शुड बी मोर देन एक्सीलरेशन ऑफ बी, तभी तो आगे निकलेगा। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, एक्सीलरेशन ऑफ ए लेस देन एक्सीलरेशन ऑफ बी, यानी ये एजम्पशन गलत है, ए बी से आगे नहीं जा सकता। तो क्या बी ए से आगे जाएगा, उसको चेक करते हैं। तो सपोज बी इज अहेड ऑफ ए, तो ए बी विल बी मोर देन ए। तो बी अहेड हो गया तो बी को आगे बना लेते हैं बच्चों। ये बी हो गया मेरे पास 3 वाला, और ये ए पीछे बना लेते हैं बिकॉज बी इज अहेड ऑफ ए। थोड़ा पीछे बना तो समझ में आएगा। इसके ऊपर ये 5 न्यूटन का फोर्स, ये फोर्स 25 न्यूटन का ऑलरेडी लग रहा था, ये 5 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स, रिलेटिव मोशन है इसमें ग्राउंड के बीच में तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। रिलेटिव मोशन हो गया है, ये आगे निकल गया तो पीछे आएगा फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन का, ये पीछे रह गया है तो ये इसको आगे खींचेगा टू अपोज रिलेटिव मोशन, कोशिश करेगा 4 न्यूटन। रिलेटिव मोशन है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। इसकी डायरेक्शन इस अजम्पशन से आएगी, आप ऐसे ही नहीं अज्यूम कर सकते फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ होगा, आपको केस वाइज चलना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं इस तरह से। अब देखिए ये 5 और ये 4, नेट फोर्स कितना हो गया 9 न्यूटन का।
9/2 कितना हो जाएगा 4.5। मेरे पास एफ नेट हो गया 9 न्यूटन का, तो एक्सीलरेशन ऑफ ये आ गया 9/2 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर मेरे पास 25 माइनस 5 20 माइनस 4 16, तो मेरे पास जो एफ नेट है वो 16 न्यूटन आ गया। तो इसका जो एक्सीलरेशन है 16/3, ये हो जाएगा 16/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 पॉइंट समथिंग ए से ज्यादा है, तो बी का ए से ज्यादा है, ये एक्सीलरेशन ऑफ बी है। ए बी मोर देन ए, सही बात आ रही है। दैट मीन्स ये सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, बी आगे निकल जाएगा और दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन का होगा, मैक्सिमम होगा, और इस पर फॉरवर्ड होगा और इसमें पीछे होगा। ये बात है जब इतने फोर्स लगेंगे दोनों के ऊपर। देखिए, आई गिव यू 5 सेकंड्स टू अंडरस्टैंड एंड देन वी प्रोसीड। चलिए, ये हो गया। और भी देख लेते हैं बच्चों। सपोजिंग ये 5 है, ये 10 है। एक और केस ले लेते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। 5 और 10 ले लिया। सपोजिटली अगेन दे आर मूविंग टुगेदर, तो अगर दोनों को साथ में जाना है तो आपको मालूम है एफ नेट विल बी m1 प्लस m2a। दिस एफ नेट मीन्स नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो ये 5 का, ये 10 का, 15 और ये 5 पीछे की तरफ, बिकॉज दोनों मूव कर रहे हैं, तो ये 5 न्यूटन होगा। यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स देखना है। इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है। दे आर मूविंग टुगेदर, तो इन दोनों को सिस्टम नाम दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो सिर्फ नेट एक्सटर्नल फोर्स देखिए। 5 + 10 15, 15 - 5 कितना बचा 10। तो मेरे पास 10 न्यूटन का फोर्स बचा। 10 न्यूटन के फोर्स से ये 5 है और ये ए है, तो ए कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मे बी दोनों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जा रहे हैं। लेट अस चेक वेदर दे कैन मूव टुगेदर विद एक्सीलरेशन ऑफ 2 और नॉट। ये मेरे पास 2 kg वाला है और ये मेरे पास 3 kg वाला भी। इस तरह से बात होगी। ये फोर्स 5 न्यूटन का है, ये फोर्स 10 न्यूटन का है और ये फोर्स पीछे की तरफ 5 न्यूटन का। मुझे मालूम है इसका एक्सीलरेशन 2 है, तो इस पर जो एफ नेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मास इनटू एक्सीलरेशन 4 न्यूटन। इसका एक्सीलरेशन भी 2 है, मूविंग टुगेदर विद कॉमन एक्सीलरेशन। तो इस पर एफ नेट कितना होना चाहिए 3 kg इंटू 2, तो इस पर जो नेट फोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए 2 3 6 न्यूटन, तो ये 6 न्यूटन होना चाहिए। देखो ये 5 और मुझे चाहिए 4 फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं अगर फ्रिक्शनल फोर्स को बैकवर्ड बना दूं 1 न्यूटन का, लेट अस चेक, तो यहां भी एफ 1 न्यूटन का ले लूंगा मैं। तो देखिए 10 - 5 5 हो गया, 5 + 1 6 6, यस हो गया। दैट मींस इस केस में दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, दोनों का एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन इस पर बैकवर्ड है 1 न्यूटन की, इस पर फॉरवर्ड है 1 न्यूटन की। ये बात हो गई, ठीक है। तो इस तरह से मैं बहुत सारे केस लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हो सकता है। चलिए, अब तो हमने क्या किया, दोनों पे फोर्स लगाया, दोनों पे फोर्स लगाया। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर हम खाली F2 पे फोर्स लगाएं तो हमें जानना चाह रहे हैं कि F2 मैक्सिमम कितना हो सकता है कि साथ में मूव करते रहें, और जैसे ही F2 एक पर्टिकुलर लिमिट को एक्सीड करे फिर दोनों में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाए, मतलब ये आगे निकल जाए और ये पीछे रह जाए। क्योंकि फोर्स इस पे लग रहा है तो इसका एक्सीलरेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस पर तो फोर्स लग नहीं रहा है, तो इस पर खाली स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, ये तो बढ़ नहीं सकता 4 के बियॉन्ड। ये बढ़ाते जाएंगे, इसका एक्सीलरेशन इंक्रीज होगा, इसका कांस्टेंट रहेगा एक लिमिट के बाद। दैट मींस यही आगे निकलेगा और ये पीछे रह जाएगा एक सर्टेन लिमिट के बाद। तो हम ये देखना चाह रहे हैं F2 मैक्सिमम कितना हो सकता है ताकि नीचे वाला ब्लॉक और ऊपर वाला ब्लॉक साथ में मूव करते रहें। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए यहां पर मेरे पास ये 2 kg वाला ए ब्लॉक है और ये मेरे पास 3 kg वाला बी ब्लॉक है। यहां पर मैं F2 लगाना चाहता हूं एक सर्टेन लेवल तक ताकि दोनों मूव करते रहे साथ में। ये तो मेरे पास 5 न्यूटन हो ही जाएगा, बिकॉज ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा ग्राउंड पे, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हम पहुंच जाएंगे, तो ये 5 न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि जैसे जैसे मैं फोर्स यहां से बढ़ाऊंगा तो इस पर भी फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि इसको आगे कौन धक्का मारेगा, खाली फ्रिक्शनल फोर्स। दोनों को साथ में मूव करना है, नीचे वाले ब्लॉक को तो मैं धक्का मार रहा हूं, ऊपर वाले ब्लॉक को कौन धक्का मारेगा, फ्रिक्शनल फोर्स।
और अगर मैं मैक्सिमम फोर्स चाहता हूं तो मैं देखूंगा यहां पर मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है। यहां पर मैक्सिमम फोर्स खाली 4 हो सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं। इसलिए यहां पे वो जो फोर्स है कितना हो जाएगा 4 न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे खाली 4 न्यूटन का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर यहाँ पे 4 न्यूटन का फोर्स है, इसका मास 2 है, तो इसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स अपॉन मास। मैं चाहता हूं दोनों साथ में मूव करें, तो ये एक्सीलरेशन मैक्सिमम, देखो ये सब मैक्सिमम वैल्यूज हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि एफ भी क्या ले लिया हमने मैक्सिमम, और ये भी कितना है मैक्सिमम, तो इसका एक्सीलरेशन 2 होना चाहिए। अगर एक्सीलरेशन 2 होना चाहिए तो इस पे एफ नेट मैक्सिमम कितना हो सकता है 2 3 6 न्यूटन, ये बात होगी। तो अगर 6 न्यूटन फोर्स नेट होगा तो इसको एक्सीलरेशन 2 का मिलेगा, 3 2 6, मतलब नेट फोर्स 6 न्यूटन होना चाहिए इसके पास। अब नेट फोर्स कहां से मिलेगा, इन तीनों फोर्स से। तो F2 -5 -4, बिकॉज ये दोनों बैकवर्ड डायरेक्शन में है, F2 -4 -5 विल बी इक्वल टू 6। तो इक्वेशन बनेगी ये F2 -4 -5 -9 कितनी हो गई 6, तो F2 कितना आ जाएगा 15 न्यूटन। दिस विल बी द मैक्सिमम फोर्स ऑन द लोअर ब्लॉक, ताकि दोनों साथ में मूव करें। और जैसे ये 15 को क्रॉस करेगा फिर दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ये बात है। अगर फोर्स सिर्फ नीचे वाले पे लग रहा है तो ये तब की बात हो रही है। तो अगर एक ही ब्लॉक पे फोर्स लग रहा हो और आपको निकालना हो कि सेपरेट होने से पहले उस एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप ये निकाल लीजिए कि दूसरे ब्लॉक पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है, बिकॉज उसको तो खाली फ्रिक्शनल फोर्स ही खींचेगा। उस फ्रिक्शनल फोर्स से एक्सीलरेशन कितना मिलेगा मैक्सिमम, वो मिल गया। वो एक्सीलरेशन हमने इस पे लगा दिया बिकॉज दोनों को साथ में मूव करना है। इस एक्सीलरेशन से हमें एफ नेट मिल गया, फिर एफ नेट से मुझे क्या मिल गया F2 मिल गया। इस तरह से कैलकुलेशन करनी है हमको। तो जिस तरह से हमने ये देखा कि सिर्फ नीचे वाले पे फोर्स लगाएं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बिफोर दे स्लिप अपार्ट, इसी तरह से अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर हम फोर्स सिर्फ ऊपर वाले पे लगाएं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, लिमिट क्या हो सकती है, ताकि दोनों साथ में मूव करें, ये F1 कितना हो सकता है बिफोर दे गेट सेपरेट आउट। देखो बच्चों, ये मेरे पास ऊपर वाला ब्लॉक है 2 kg वाला, इस पर F1 कितना लगाना है मुझे पूछा गया है, और ये नीचे वाला ब्लॉक है मेरे पास 3 kg का भी। हम कह रहे हैं कि ऊपर वाले ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाना है ताकि दोनों साथ में मूव करें। अब बच्चों, अगर इसको मूव करना है ग्राउंड पे, अगर दोनों को साथ में मूव करना है मतलब इसको ग्राउंड पे स्लिप करना पड़ेगा। अगर इसको ग्राउंड पे स्लिप करना है तो यहां से इसको जो 5 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स है वो ओवरकम करना पड़ेगा, नहीं तो नीचे वाला ब्लॉक स्लिप नहीं कर सकता ग्राउंड के ऊपर, और तो फिर दोनों का टुगेदर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स मुझे चाहिए और फोर्स मैं खाली इस पे लगा रहा हूं, तो इस पर तो खाली फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर सकता है इस ब्लॉक का। इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 4, तो मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में खाली 4 न्यूटन का फोर्स मिल सकता है इससे, लेकिन मुझे चाहिए कम से कम 5 ताकि ये स्लाइड कर जाए ग्राउंड के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जो फोर्स है वो 5 न्यूटन मुझे कहीं से नहीं मिल सकता, मतलब ये ब्लॉक मूव करने वाला नहीं है, ये खड़ा रहेगा। दैट मीन्स ये दोनों ब्लॉक कभी भी साथ में मूव नहीं कर सकते, इनमें रिलेटिव मोशन होगा। जैसे ये 4 होगा, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स 4 हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये फ्रिक्शनल फोर्स 4 हो जाएगा, और ये फोर्स अगर 4 को क्रॉस करेगा 4.55 हो गया, तो भी फ्रिक्शनल फोर्स इस पे 4 बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, इधर 4 रहेगा, ये 5 है, तो ये ब्लॉक मूव नहीं कर सकता। सो देयरफॉर इस पर्टिकुलर केस में खाली ऊपर वाले ब्लॉक को धक्का मार के हम दोनों को एक साथ मूव नहीं करवा सकते। तो ये इतने सारे केस मैंने आपके साथ डिस्कस किए मोशन ऑफ 2 ब्लॉक्स के, जब दोनों ब्लॉक से फोर्स लग रहा हो और फ्रिक्शन हो दोनों के बीच में। मैंने बहुत सारे केस लिए, अलग अलग वैल्यूज ऑफ फोर्स ली, कभी ऊपर ज्यादा कभी नीचे ज्यादा, इस तरह से, और आपको मैंने बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन, एक्सीलरेशन क्या हो सकता है, ये मैंने समझाया। होप आप लोगों को कुछ नॉलेज मिली होगी, आपका आइडिया बड़ा होगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।